नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रयास जीकेजीएस में। जैसा कि फ्रेंड्स हमारा एसएससी का प्रैक्टिस चल रहा है, उसके अंतर्गत ये आपका नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग देखेंगे बीसीकेजीएस के प्रश्नों को, साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी। आपको पहले ही क्लियर कर दूँ, ये जो 20 प्रश्न लिए गए हैं आपके PYQ से ही लिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वह है कि दिए गए विकल्पों में से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय डैश का संरक्षण नहीं करता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें से राइट ऑप्शन आपका ई श्रम था, ठीक है। ई श्रम का जो आपका संरक्षण या आपका सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा नहीं किया जाता है। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए थे जैसा कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल, ई अनुदान और एक ऑप्शन दिया गया था नशा मुक्त भारत अभियान। इन तीनों का जो संरक्षण है आपका किसके द्वारा किया जाता है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इस मंत्रालय का जो स्थापना का जो उद्देश्य था, एक ऐसा समावेशी समाज की स्थापना करना था जिसके अंतर्गत लक्ष्य समूह के सदस्यगण अपने विकास और वृद्धि के लिए उपयुक्त समर्थन प्राप्त करके अपने लिए उपयोगी सुरक्षित और प्रतिष्ठित जीवन की प्राप्ति कर सकते हैं। इसका लक्ष्य आवश्यक जगहों पर लक्षित समूह को शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक विकास और पुनर्वास कार्यक्रमों के माध्यम से समर्थन प्रदान करना और उनका सशक्तिकरण करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि यह दुनिया भर के सभी प्रकार के कंप्यूटरों को जोड़ता है, यहाँ किस संचार तकनीक की बात की जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका इंटरनेट था। इंटरनेट के विषय में आप लोग को मालूम होगा, जो इंटरनेट होता है, इंटरनेट नेटवर्क जो होता है, एक विशाल विशाल संग्रह है जो एक दूसरे से जुड़ता है। वास्तव में इंटरनेट शब्द इस अवधारणा से आया है कि इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, ठीक है। चूंकि कंप्यूटर नेटवर्क के भीतर एक दूसरे से जुड़ते हैं तो ये नेटवर्क भी एक दूसरे से जुड़ते हैं। इंटरनेट की बदौलत एक कंप्यूटर दूर के नेटवर्क में दूसरे कंप्यूटर से बात कर सकता है। इससे दुनिया भर के कंप्यूटरों के बीच सूचनाओं का तेजी से आदान प्रदान संभव हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से अयस्क धातु की कौन सी जोड़ी गलत है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, 4 ऑप्शन सॉरी में दिया गया था। गिलिना का जो शीशा का अयस्क गिलिना है, कॉपर का अयस्क बोनाइट है, सिलिकॉन का अयस्क आपका सिनेवार नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत था, ठीक है। इसके अलावा लोहा का अयस्क आपका मैग्नेटाइट है, ठीक है। तो जो सिनेवार जो है वो दोस्तों आपका निकेल का अयस्क नहीं है, बल्कि किसका है, तो मरकरी का है। किसका अयस्क है, तो आपका मरकरी का है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ धातु अयस्क के नाम दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी एक बार देखिए। जैसा कि धातु एक सोडियम है, उसका अयस्क आपका चिली सल्टपीटर है, बोरेक्स है, समान नमक है। मैग्नीशियम भी एक धातु है जिसका अयस्क आपका मैग्नेसाइट है, डोलोमाइट है, एप्साल्ट है, कार्नोलाइट है, किसराइट है। एल्युमिनियम की बात करेंगे तो बॉक्साइट हो गया, फेल्सपार हो गया, क्रायोलाइट हो गया, एल्यूनाइट हो गया, कायोनिन हो गया, कॉडम हो गया। कैल्शियम की बात करेंगे तो डोलोमाइट हो गया, कैल्साइट हो गया, जिप्सम हो गया, फ्लूओस्फोर हो गया, एसवेट्स हो गया। पोटेशियम की बात करेंगे तो नाइट्रस सल्टपीटर हो गया, कार्नेलाइट हो गया। लीड की बात करेंगे तो गिलेना स्कायस्क है। मरकरी की बात करेंगे तो सिनेवार स्कायस्क है। तांबा की बात करेंगे तो क्यूप्राइट, कॉपर ग्लैंस, कॉपर पायराइट है। जिंक की बात करेंगे तो जिंक वैलेंट है, जिंकाइंट है, कैलामाइन है। सिल्वर की बात करेंगे तो रूबी सिल्वर है, हॉर्न सिल्वर है। लोहा की बात करेंगे तो आयरन हेमेटाइट है, लेमोनाइट है, मैग्नेटाइट है, साइड्राइट है, आयरन पायराइट है, कॉपर पायराइट से। ये सभी आपका लोहा का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि महात्मा गांधी जनवरी डैश में भारतीय लौटे, में यानी कि भारत लौटे थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी के विषय में आप लोग को मालूम होगा, महात्मा गांधी जो है वो आपका 1915 ईस्वी में भारत है जो कि लौटे थे, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, तो इसका राइट आंसर 1915 हो जाएगा। जैसा कि आपको मालूम होगा 1915 से जो पहले है, जो गांधी जी हैं, जो गांधी जी है वो दोस्तों आपका दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सविनय अवज्ञा के माध्यम से अश्वेत दक्षिण अफ्रीकी लोगों के अधिकारों के लिए काम कर रहे थे। इसके बाद CF एंड्रूज के माध्यम से गोपाल गंज गोखले के अनुरोध पर गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटते हैं, और यही 9 जनवरी के दिन हम लोग भारत में राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के तौर पर मनाते हैं। ये बात आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि डैश को काम और अवकाश गतिविधियों में कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कार्य करने, स्वस्थ रहने, बीमारियों का प्रतिरोध करने और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए शरीर की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका शारीरिक फिटनेस इसका राइट आंसर था। बाकी PDF में यहाँ पर दिया गया है, ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी PDF आप लोग को नहीं मिल रहा होगा, हम जानते हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, एग्जाम से पहले मेरा मकसद होगा कि PDF आप लोग के लिए जो यहाँ पर आपको दिख रहा है वो सभी कंटेंट के साथ आपको PDF दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए चिंता न लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस स्मारक को भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जो राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था उसका नाम था मानगढ़ धाम, ठीक है। मानगढ़ धाम की बात करेंगे तो ये आपका राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में पड़ता है,
उसी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मानव मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित है जो कि किया था। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान डैश युद्ध हुआ था। ठीक है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो आपको बता दें कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपका भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। ठीक है। जैसा कि आप लोग को बहुत बार बता भी चुके हैं, जैसा कि पहली पंचवर्षीय योजना 1956 से 1951 से 1956 चला था, जिस सेकेंड वाला 1956 से 61 चला था, 1961 से लेकर आपका 66 तक आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना चला था। इसके अलावा आपका 67, इसके अलावा 68 और 69 जो है वह आपका 2 वर्षीय योजना चला था। इसके अलावा आपका 1969 से लेकर 74 तक आपका चौथी पंचवर्षीय योजना चला था। उसी दौरान 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। ठीक है। और इसी युद्ध के दौरान आपका 14 जो प्राथमिक भारतीय बैंक था उसका राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। इस बात को भी आप याद कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई कृष्ण अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। ठीक है। ई कृष्ण अय्यर की बात करेंगे तो इनका जो संबंध है वो दोस्तों आपका किससे है, तो आपका भरतनाट्यम से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 भरतनाट्यम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। भरतनाट्यम की बात करते हैं तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो भरतनाट्यम ही है। इसके अलावा ई कृष्ण अय्यर एक प्रमुख भारतीय भरतनाट्यम नर्तक के साथ साथ आपका भारतीय न्यायविद भी हैं और भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं। इसके अलावा उनका जन्म 15 नवंबर 1915 को पलक्कड़ केरल भारत में हुआ था और 4 दिसंबर 2014 को उनका निधन हुआ था। किनका? ई कृष्ण अय्यर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि संसद के निचले सदन के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना होता है। तो संसद की निचला सदन की बात करेंगे तो संसद का पहली बात तो निचला सदन होता कौन है। ठीक है। तो संसद में आपका 2 सदन होता है, एक आपका निचला सदन, एक आपका निम्न सदन, जिसे कि हम लोग निचला सदन के नाम जानते हैं। एक आपका होता है उच्च सदन। ठीक है। जो निम्न सदन होता है उसे हम लोग लोकसभा के नाम से जानते हैं और जो आपका उच्च सदन होता है उसे हम लोग राज्यसभा के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो लोकसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या ही आपसे पूछा गया था, जिसका राइट आंसर आपका 552 था जब यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। लेकिन अब अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर 552 की जगह हो जाएगा 550। 550 क्यों होगा? 550 इसलिए होगा क्योंकि आपको पता है 104वां संविधान संशोधन जो कि आपका भारतीय संविधान में आया था 2020 में, इसके माध्यम से 2 संशोधन किए गए थे संविधान में। पहला तो किया गया था कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में SC/ST के लिए सीटों की समाप्ति की सीमा 70 साल से बढ़ाकर 80 वर्ष कर दिया जाए, यानी कि 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया जाए। ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो किया गया था कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटा दिया गया था। जो एंग्लो इंडियन समुदाय का 2 सीट आरक्षित था उसको हटा दिया गया था। तब से आपका जो संसद का अधिकतम संख्या है वो आपका 550 हो गया। ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। हालांकि अब जो नया सदन बना है उसके अनुसार जो आपका पूछेगा तो उसका आंसर और कुछ होगा, लेकिन वो अभी लागू नहीं हुआ है, तो अभी आपको 550 ही रखना है। ये आपका लोकसभा का है। लोकसभा के ये सीट संसद के अधिकतम सदस्यों की संख्या जो 552 था पहले, अब 550 हो गया है। वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 में लिखित है। ठीक है। इसके अलावा जो आपका निम्न सदन जिसे कि हम लोग राज्यसभा के नाम जानते हैं, वहाँ पर अगर आपसे अधिकतम संख्या पूछेगा तो राज्यसभा का जो अधिकतम जो सदस्य का संख्या होना चाहिए वो आपका 250 यानी कि 250 होना चाहिए। इसका जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। 250 में से जो 12 सदस्य होंगे वो आपका राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और 238 सदस्य होंगे वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि उसमें शामिल होंगे। ठीक है। और भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करता है, इस बात को भी याद रखिएगा। वर्तमान में जगदीप धनखड़ आपके राज्यसभा के सभापति हैं और भारत के उप राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में औद्योगिक नीति संकल्प पहली बार वर्ष डैश में पारित किया गया था। तो औद्योगिक नीति संकल्प की बात करेंगे तो भारत में पहली बार 1948 में पारित किया गया। तो इसका राइट आंसर आपका 1948 हो जाएगा। दूसरी बार आपका 1956 में किया गया था, पहली बार 1948 में किया गया था। इस बात को याद रखिएगा, बाकी और कुछ याद रखने की जरूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय इक्वल टू C+G+I+N/X होता है। तो C का तो मतलब आपका घरेलू खपत होता है। इसके अलावा I का मतलब निवेश व्यय होता है। NX का मतलब होता है शुद्ध निर्यात। लेकिन आपसे पूछा गया कि G का मतलब क्या होता है। तो G का मतलब की बात करेंगे तो G का मतलब होता है सरकारी व्यय, यानी कि सरकारी खर्च। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा इसको व्यक्त किया जाता है आपका
एन आई इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी इन टू एन एक्स। ठीक है, एन एक्स की बात करेंगे तो नेट फॉरेन फैक्टर इनकम माइनस अप्रत्यक्ष कर माइनस निर्मित पूंजी मूल ह्रास यानी कि मैन्युफैक्चर कैपिटल डिस्प्रेशन। ठीक है, डिस्प्रेसिएशन। इसके अलावा जहाँ पर सी आपका उपयोग होता है, आई आपका निवेश होता है, जी आपका सरकारी खर्च होता है, एनएक्स आपका होता है शुद्ध निर्यात यानी कि शुद्ध निर्यात को हम लोग निर्यात माइनस आयात, निर्यात में से आयात घटा देंगे तो वो आपका शुद्ध निर्यात निकल कर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2022 तक स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। तो भारत के पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका सीवी आनंद बोस यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। वो वर्तमान में भी जो पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं वो आपके डॉक्टर सीवी आनंद बोस ही हैं। इसके पहले ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे आपके जगदीप धनखड़, जिसके बारे में ऊपर के वीडियो में लोग बात किए थे। जो आपका जगदीप जो धनखड़ हैं आपका अब भारत के क्या हैं तो उपराष्ट्रपति हैं, साथ साथ में आपके राष्ट्रसभा के पदेन सभापति भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो बात करेंगे सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी का, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि चिनाब। ठीक है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है आपका चिनाब। चिनाब की बात करेंगे तो ये दो धाराओं चंद्रा और भागा से बनता है, जो हिमाचल प्रदेश में केलांग के पास टंडी में मिलता है, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले 1180 किलोमीटर तक बहता है। सिंधु नदी की प्रमुख बाएं किनारे की सहायक नदी की बात करेंगे तो झेलम हुआ, चिनाब हुआ, ब्यास हुआ, सतलज हुआ, जास्कर हुआ। इसके दाहिने किनारे की सहायक नदी की बात करते हैं तो श्योक हुआ, गिलगित हुआ, काबुल हुआ। इसके अलावा और क्या याद रखना है, और याद रखिए यहाँ पर आप लोग सिंधु नदी का यहाँ पर मैप भी देख सकते हैं और इसके सहायक नदियों के बारे में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी आपके सिंधु नदी की सहायक नदी है, जैसा कि ब्यास, सतलज हो गया, रावी हो गया, चिनाब हो गया, झेलम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी की बात करेंगे तो रणजी जो ट्रॉफी है उसका संबंध आपका क्रिकेट से है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्रिकेट इसका राइट आंसर होगा। रणजी ट्रॉफी घरेलू स्तर पर खेले जाने वाली प्रथम श्रेणी की क्रिकेट प्रतियोगिता है, जो भारत में क्षेत्रीय क्रिकेट संघ का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमों के बीच खेला जाता है। ठीक है, इस प्रतियोगिता का जो नाम है आपका इंग्लैंड और ससेक्स क्रिकेटर कमार श्री रणपति सिंह के नाम पर रखा गया है। प्रथम रणजी टूर्नामेंट आपका 1934 में आयोजित हुआ था। वर्तमान में इसका जो विजेता है आपका सौराष्ट्र है, जो कि हाल ही में 2023 में खेला गया था। अभी शायद रणजी ट्रॉफी आपका हो रहा है, तो उसका विजेता अगर आपका आएगा तो उसके बारे में आपको अपडेट कर दिया जाएगा टेलीग्राम के माध्यम से, तो वहाँ से आप लोग जुड़े रहिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बथुकुम्बा जो एक फूल उत्सव है निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो बथुकुम्बा की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, तेलंगाना में बथुकुम्बा मनाया जाता है, जो कि आपका एक पुष्पों का त्यौहार यानी कि फूल उत्सव है। बथुकुम्बा शब्द का अर्थ होता है देवी का जीवन में आना। ठीक है, ये 9 दिनों का त्यौहार होता है। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक बथुकुम्बा है जो कि मनाया जाता है तेलंगाना में, और कुछ भाग में आंध्र प्रदेश में, जैसा कि आपको मालूम होगा आंध्र प्रदेश से कट कर तेलंगाना है जो कि 2014 में आपका एक राज्य बना था। ठीक है, वर्तमान में मुख्यमंत्री आपके श्री रेवंत रेड्डी जी हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। ठीक है, तो देखिए पहले आपका संविधान जब लागू हुआ था उस समय मौलिक अधिकार का जो संख्या था वो पॉइंट्स आपका हुआ करता था 7, लेकिन आपको बता दें 1978 में आपका 1978 में आपका एक संशोधन होता है जो कि आपका 44वां संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। वो जब पारित होता है तो आपका जो एक मौलिक अधिकार हुआ करता था संपत्ति का अधिकार, उस अधिकार को हटाकर, उस मौलिक अधिकार को हटाकर आपका विधिक अधिकार है जो कि बना दिया जाता है। ठीक है, विधिक अधिकार कहें तो कानूनी अधिकार बना दिया जाता है 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1978 में। उसके बाद से जो मौलिक अधिकार का जो संख्या बच जाता है भाग 3 के तहत और अनुच्छेद 12 से 35 के तहत वो आपका मात्र 6 बच जाता है। ठीक है, वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं और कौन कौन से अनुच्छेद से संबंधित हैं, तो उसको हम लोग देखें तो पहला आपका है वह है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार की बात करेंगे तो ये आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक में वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका अनुच्छेद 23 और 24 से संबंधित है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक में वर्णित है। ठीक है, इसके अलावा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार आपका अनुच्छेद 29 से 30 तक में वर्णित है, और संवैधानिक उपचार का अधिकार आपका अनुच्छेद 31 में वर्णित है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। तो साक्षरता दर की बात करेंगे तो सबसे कम जो है आपका
वो आपका बिहार का है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिहार इसका राइट आंसर है। ठीक है, बिहार की कुल जनसंख्या आपका 10 करोड़ है, जिसमें से 10 करोड़ में से आपका 54 लाख है जो कि आपका महिला है, सॉरी पुरुष हैं, और आपका 49 लाख है जो कि आपका महिला है। ठीक है, सॉरी 5 करोड़ महिला है और आपका 4 करोड़ है जो कि आपका 5 करोड़ आपका पुरुष है और 4 करोड़ दोस्तों आपका क्या है, तो महिला है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये तो आपसे पूछा नहीं जाएगा। बस साक्षरता दर सबसे कम बिहार का है, तो कितना है, तो 61.80 है। सबसे ज़्यादा कहाँ का है, तो केरल का है 93.91%। इसके बाद आपका सबसे साक्षर वाला राज्य तो हो गया है। इसके अलावा भारत में साक्षरता दर आपका 74.0% है, 4% है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कितने देशों यानी कि EOR और ROC सहित टीमों ने भाग लिया था, तो इसका राइट आंसर आपका 2006 नहीं 206 इसका राइट आंसर है। समर ओलंपिक 2020 की बात करते हैं तो ये आपका 2021 में खेला गया था, 23 जुलाई से शुरू हुआ था और 8 अगस्त तक ये चला था। होस्ट सिटी की बात करेंगे तो टोक्यो जापान में इसका होस्ट किया था। मोटो इसका यूनाइटेड वे नेशन है। नेशन की बात करेंगे तो 206 नेशन था इंक्लूडिंग EOR और ROC टीम। इसके अलावा एथलीट की संख्या की बात करेंगे तो 11,319 एथलीट इसमें भाग लिए थे। इवेंट की बात करेंगे तो 339 इवेंट इसमें आपका खेला गया था। और बात करेंगे कितने स्पोर्ट्स में, तो 33 यानी कि 33 स्पोर्ट्स में खेला गया था। ओपन किया गया था यानी कि उद्घाटन आपका इम्पोर्ट नारुहितो के द्वारा, जो कि जापान के राजकुमार थे। और इसका जो मसाल है जलाया गया था वो आपका ओनामी ओसाका के द्वारा जलाया गया था। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है। तो राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई हड़प्पा सभ्यता की धातु के बारे में बताना है, तो इसका राइट आंसर तांबा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ओमान के बारे में जानकारी नहीं भी है तो राजस्थान के बारे में जानकारी तो होना ही चाहिए कि राजस्थान में एक जगह का नाम है आपका खेतरी। वहाँ पर दोस्तों आपका तांबा है जो कि मुख्य रूप से पाया जाता है और हड़प्पा काल में भी पाया जाता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तांबा होगा। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किसने केरल संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप 1974 प्राप्त की है। तो इसका राइट आंसर कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केरल संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप 1974 इनको दिया गया है। कलामंडलम कल्याणकुट्टी जो अम्मा है वो आपका दक्षिण भारत में केरल से युगांतकारी मोहिनीअट्टम नृत्यंगना है। मोहिनीअट्टम भी आपका केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। वो राज्य के मलप्पुरम जिले में तिरुनुमा की निवासी थी। इसके अलावा केंद्र का संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप अवार्ड इनको 1972 में और जो आपका केरल का था 1974 में इन्हें दिया गया था। ठीक है, साथ में साथ आपका केरल कलामंडलम में उन्हें सम्मानित किया गया था 1986 में और 1987 में भारतीय शास्त्रीय नृत्य की दुनिया में काम करने के लिए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कालिदास पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये 20 फ्रेंड्स हैं जो कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।